हिमालय की ऊंचाइयों से उतरते तिब्बती भिक्षु, उनके कंधों पर धर्म ग्रंथ, प्रार्थनाओं की गूंज और दूर देशों का सामान। यही लोग सबसे पहले सिक्किम पहुंचे। शुरुआत में उन्होंने लेप्चा जनजाति से व्यापार बढ़ाया, अनाज, औषधियां और पहाड़ों के बीच की जरूरतें। पर धीरे धीरे यह व्यापार केवल सौदों तक सीमित नहीं रहा। यह आपसी मेलजोल, दोस्ती और संस्कृतियों के संगम में बदल गया और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, जहां तिब्बती परंपराएं और लेप्चा जीवन शैली धीरे धीरे एक दूसरे में घुलती चली गई। इसी मिलन से जन्मी वह पहचान जिसे हम आज भूटिया समुदाय कहते हैं। सिक्किम की संस्कृति की धड़कन, हिमालय के इतिहास की सबसे अनोखी विरासत। पहले जैसे हमने सीक्रेट्स ऑफ सिक्किम के 2 भाग बनाए थे और उस समय उनके पीछे की बातों को समझने की कोशिश की थी, आज बहुत दिनों बाद इनर कॉल फिर लेकर आया है सीक्रेट्स ऑफ सिक्किम का 3रा भाग। आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो किसी भी राज्य की अखंडता या देश की संप्रभुता के खिलाफ नहीं है। इसमें इस्तेमाल की गई सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा, सरकारी दस्तावेजों, कुछ जमीनी स्तर की पूछताछ, दोस्तों से की हुई बातचीत और लोगों के अनुभवों पर आधारित है। इसका उद्देश्य सिर्फ समुदाय को समझने और उनकी कहानी को सामने लाने का है। अगर इस प्रयास में जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। वेलकम टू इनर कॉल। भूटिया समुदाय, जिन्हें लोहपो या डजोंगपा भी कहा जाता है, तिब्बती मूल के लोग हैं जो सदियों पहले दक्षिण की ओर सिक्किम में आकर बस गए थे। अपने साथ वे न केवल अपनी परंपराएं और धर्म लाए, बल्कि एक ऐसी सभ्यतागत प्रभाव भी लेकर आए जिसने सिक्किम की पहचान को आकार दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार 8वीं शताब्दी में तिब्बतियों की छोटी बस्तियां सिक्किम में थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन 13वीं शताब्दी में हुआ, जब खाम, पूर्वी तिब्बत से आए एक कुलीन व्यक्ति खेबुमसा ने सिक्किम की घाटियों में प्रवेश किया। भूटिया और लेप्चा परंपराओं के अनुसार खेबुमसा ने लेप्चा मुखिया थेकोंग टेक के साथ काबिल लुंगचुक में एक पवित्र भाईचारे की संधि की। यही घटना भूटिया लेप्चा संबंधों की नींव मानी जाती है। बाद में 16वीं और 17वीं शताब्दी में तिब्बत में रेड हैट नियंगमा और येलो हैट ग्योल्पा संप्रदायों के बीच धार्मिक संघर्ष के कारण कई तिब्बती साधु, योद्धा, किसान सिक्किम की ओर शरणार्थी के रूप में आए। इन प्रवासियों ने पूरे क्षेत्र में भूटिया उपस्थिति को मजबूत किया। भूटिया इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ 1642 में आया, जब खेबुमसा के वंशज फुनसोंग नामग्याल ने युक्सोम में सिक्किम का पहला चोग्याल राजा घोषित किया गया। उनका राज्याभिषेक लेप्चा और लिम्बू धर्म गुरुओं के समर्थन से हुआ, जो विभिन्न जातियों के बीच एकता का प्रतीक था। नामग्याल वंश के अधीन सिक्किम एक बौद्ध राज्य के रूप में उभरा, जिसकी जड़ें तिब्बती शासन, अध्यात्म और परंपरा में थीं। भूटिया राजाओं ने ग्योल्पा संप्रदाय को बढ़ावा दिया, मठों का निर्माण किया और धार्मिक परंपराओं को संहिताबद्ध किया, जो आज भी जीवित है। यह वंश 1975 में भारत से विलय तक 3 सदियों तक सत्ता में रहा। राजशाही के अंत के बाद भी भूटिया समुदाय ने सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव बनाए रखा। भूटिया समुदाय वज्रयान बौद्ध धर्म, विशेषकर ग्योल्पा समुदाय से गहराई से जुड़ा है। उनका आध्यात्मिक जीवन मठों, पवित्र पर्वतों, सदियों पुरानी प्रथाओं के इर्द गिर्द घूमता है। 1960 के दशक में बने रुमटेक मठ को करमापा का आसन माना जाता है और यही तिब्बती बौद्ध धर्म का वैश्विक केंद्र भी है। पेमा यांगसे, ताशिंग और एंचे जैसे अन्य मठ भी समुदाय जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। भूटिया समुदाय कई बौद्ध त्योहार मनाते हैं, जिनमें से 2 प्रमुख हैं। लोसा तिब्बती नव वर्ष फरवरी में मनाया जाता है, जिसमें प्रार्थनाएं, पारिवारिक भोज, गोटुरचा, बुराइयों को दूर करने के लिए वेशधारी नृत्य शामिल होते हैं। पांग लापसोल अगस्त सितंबर कंचनजंगा पर्वत की पवित्रता और भूटिया लेप्चा भाईचारे को समर्पित होता है। भूटिया अपने बौद्ध विश्वासों के साथ साथ आदिम परंपराओं को भी अपनाते हैं, जैसे स्थानीय देवी देवताओं, पर्वतीय आत्माओं और प्रकृति की पूजा करना। भूटिया लोग पारंपरिक रूप से पहाड़ी क्षेत्र में लकड़ी के घरों में रहते थे, अर्धघुमंतु जीवन जीते थे और याक, भेड़ पालन, जो कि खेती और ऊन व्यापार करते थे। समय के साथ वे उत्तरी और पश्चिमी सिक्किम की घाटियों में स्थायी रूप से बस गए। भूटिया पोशाक बहुत विशिष्ट होती है। पुरुष
खो चोगे जैसी पोशाक पहनते हैं, जबकि महिला पाक्कू पहनती है जो कमर पर रंगीन पट्टी से बंधा होता है। विवाहित महिलाएं पांगदेन नामक धारीदार एप्रन पहनती हैं, जो सम्मान और पहचान का प्रतीक है। चांदी के गहने और फिरोजी पत्थरों वाला ताबीज त्योहारों में आम होते हैं। भूटिया खान पान में पहाड़ी जीवन शैली की झलक मिलती है। फकशपा मूली के साथ सुअर का मांस, थुक्पा नूडल, मोमो लोकप्रिय है। छांग किम्बित बाजरे की शराब रस्मों और सामाजिक आयोजनों में प्रचलित है। कला के क्षेत्र में थंका पेंटिंग, लकड़ी की नक्काशी और मठों की दीवार चित्रकारी प्रमुख है। खांडू वांगचुक भूटिया जैसे कलाकार ने बौद्ध कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री प्राप्त किया है। भूटिया लोग डेंजोंग के सिक्किमी भूटिया भाषा बोलते हैं, जो तिब्बती बर्मन भाषा है और भूटान की जोंखा और लहासा तिब्बती से जुड़ी है। इसे क्लासिकल तिब्बती लिपि में लिखा जाता है, जिसका प्रयोग धार्मिक ग्रंथों और शैक्षणिक सामग्री में होता है। आज अधिकांश भूटिया लोग नेपाली, हिंदी और अंग्रेजी भी बोलते हैं, लेकिन डेंजोंग का प्रयोग अब भी मठों, पारिवारिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में होता है। सिक्किम राज्य के संस्थापक समुदाय के रूप में भूटियों ने कभी राजनीतिक और कभी प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1975 में भारत से विलय के बाद उनका प्रभाव संवैधानिक प्रावधानों के तहत संरक्षित रहा। भारतीय संविधान के तहत भूटिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में मान्यता प्राप्त है। अनुच्छेद 371F के अंतर्गत सिक्किम विधानसभा में भूटिया लेप्चा BL श्रेणी के तहत 32 में से 12 सीटें आरक्षित हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए सांग नामक विशेष सीट है। सरकारी सेवाओं, शिक्षा और स्थानीय निकायों में भी विशेष प्रावधान है। हालांकि भूटिया अब जनसंख्या के अनुसार अल्पसंख्यक है, विशेषकर नेपाली प्रवास के आगमन के बाद। फिर भी वे धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व बनाए हुए हैं। 1998 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी पदों में नेपाली 74%, भूटिया 17% और लेप्चा 9% हैं। भूटिया लेप्चा ऑपेक्स कमेटी जैसे संगठन इनके अधिकारों और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। खैर, इस डेटा को आज की तारीख में पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। अगली जनगणना के बाद ही सही आंकड़ों को तय माना जाएगा। कुछ भूटिया समुदाय के प्रमुख व्यक्तित्व इस प्रकार हैं, जैसे फुनसोक नामग्याल, सिक्किम के पहले चोग्याल, पाल्देन थोंडुप नामग्याल, सिक्किम के अंतिम चोग्याल, खांडू वांगचुक भूटिया, सुप्रसिद्ध थंका चित्रकार, पद्मश्री प्राप्तकर्ता, एंड बाइचेंग भूटिया, राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी और आधुनिक सिक्किम की पहचान। साथ ही कई भिक्षु, विद्वान, कलाकार और प्रशासक जो आज भी सिक्किम और अन्यत्र सेवाएं दे रहे हैं। भूटिया और लेप्चा समुदायों के बीच एक पवित्र और ऐतिहासिक संबंध रहा है। खेबुमसा और थैकोंगटेक के बीच की मित्रता ने बहुजातीय समाज की नींव रखी। पांग लाबसोल त्योहार, जिसमें दोनों समुदाय मिलकर कंचनजंगा की पूजा करते हैं, आज भी इस भाईचारे को दर्शाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, ब्रिटिश काल में नेपाली प्रवासियों के आगमन से सिक्किम की जनसंख्या संरचना बदलने लगी। भूटिया, जो कभी सत्ताधारी वर्ग थे, को नए सामाजिक राजनीतिक संतुलन में खुद को ढालना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपने धार्मिक, भाषाई और राजनीतिक पहचान को बनाए रखा। साथ ही साथ भूटिया के नेपाली समुदायों से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। तीनों समुदाय हंसी खुशी से सिक्किम में रहते हैं और यही सिक्किम की कहीं न कहीं एक गाढ़ी पहचान है। ब्रिटिश शासन के दौरान भूटिया समुदाय को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माना गया और वे अक्सर ब्रिटिश एजेंटों और सिक्किम के राजशाही के बीच मध्यस्थ होते थे। टिटलिया संधि 1817 जैसी संधियों ने इस भू राजनीतिक संतुलन को बदल दिया और स्थानीय स्वायत्तता को प्रभावित किया। 20वीं सदी के अंत तक भूटिया समुदाय ने सिक्किम की स्वायत्तता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। 1975 में भारत से विलय के बाद भी उन्हें विधानसभा में आरक्षित सीटें और सांस्कृतिक विशेषाधिकार मिले। आज भूटिया समुदाय परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। उन्हें अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में शिक्षा, राजनीतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हैं। सरकार, साहित्य, कला, खेल और अध्यात्म के क्षेत्रों में भी भूटिया नेता, विद्वान और कलाकार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बाइचेंग भूटिया इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इनके संस्थाएं जैसे भूटिया लेप्चा ऑपेक्स कमेटी भाषा, जमीन, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए सक्रिय हैं। हालांकि शहरीकरण, अंतर समुदाय तनाव और भाषाई हाशिम जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। जहां लेप्चा समुदाय जोंगू को अपनी आत्मिक भूमि मानता है, वहीं भूटिया समुदाय के लिए उनके मठ ही उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आत्मा है। रुमटेक मठ, जो कर्मा काग्यू पंथ का प्रमुख केंद्र है, वैश्विक स्तर पर भूटिया पहचान का प्रतीक बन चुका है।
भिन्न उत्पत्ति और परंपराओं के बावजूद भूटिया, लेपचा और नेपाली समुदायों ने सदियों से मिलकर सिक्किम की साझी पहचान बनाई है। अंतर्विवाह, द्विभाषिकता, त्योहारों और राजनीतिक सहयोग ने इस समरसता को जीवंत बनाए रखा है। सिक्किम की संस्कृति किसी भी एक समुदाय की नहीं बल्कि कई विविध परंपराओं का मेल है, एक ऐसी संवेद धुन जिसमें हर समुदाय की अपनी अपनी स्वर लहरी है। सिक्किम का भूटिया समुदाय अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु की तरह खड़ा है। पूर्वी तिब्बत की बर्फीली चोटियों से लेकर सिक्किम की पवित्र घाटियों तक उनका यह सफर आस्था, संघर्ष और सांस्कृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। उनकी विरासत उनके मठों में दर्ज है जो उन्होंने बनाए, उन भाषाओं में जो उन्होंने बचाए रखी और उस सामूहिक सह अस्तित्व में जो उन्होंने सिक्किम की बहुसांस्कृतिक पहचान में बना। थैंक यू।